हेलो दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर के जो सीरीज चल रहा था तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर 2, जिसमें कंप्यूटर के विकास का इतिहास, ठीक है, मतलब कंप्यूटर का जो विकास हुआ उसका हिस्ट्री कैसे उसका हुआ उसको देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं तो इसमें टाइम के साथ कंप्यूटर की विकास हुआ। ठीक है, तो अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है। तो प्रथम पीढ़ी जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसके बारे में देखते हैं। 1940 से 1955, 1940 से 1955 तक को कंप्यूटर एज कहा जाता है। इनमें निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ये पूछा हुआ था व्यापम में। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बड़ा एवं अधिक ऊर्जा खपत वाला था। ठीक है, तो और भंडार के लिए पंच कार्ड ये तथा पेपर टेप का उपयोग करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। 1952 में असेंबली लैंग्वेज का विकास डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा किया गया है। प्रोग्रामिंग के लिए लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया। एक उदाहरण जैसे लो लेवल लैंग्वेज में इन्हें एक विनिवेक मार्क वन, ये क्या है पूछ सकता है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज क्या क्या है, इनिएक, यूनिवेक एंड मार्क वन। राइट, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं। ठीक है, सेकंड जनरेशन ये 1956 से 1965 में हुआ। ठीक है, इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर, ठीक है, पहले वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करते थे। अब इसमें क्या होगा, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ठीक है, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। 1947 में ट्रांजिस्टर का विकास अमेरिका के जॉन वारडिंग, विलियम साकले एवं बार्टर ब्रेटन द्वारा किया गया। भंडार के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, चुंबकीय भंडार उपकरणों का उपयोग हुआ, जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक, ये सब किसमें आता है, द्वितीय पीढ़ी में। इस पीढ़ी में एक कोबोल या प्रोटॉन नामक, ठीक है, कोबोल और प्रोटॉन नामक उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज का उपयोग किया गया, जिसका विकास आईबीएम कंपनी ने किया। हाँ, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ। ठीक है, इसी इसी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ। ठीक, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हुआ। ठीक है, व्यावसायिक औद्योगिक में उपयोग प्रारंभ हुआ। ठीक, जो व्यावसायिक हो रहा है उद्योग के लिए, ठीक है, मतलब कमर्शियल पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस से इसका कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। उदाहरण जैसे IBM 1401, IBM 1794, PDP-8। ठीक, ये क्या है, सेकंड जनरेशन में इस टाइप से जो कंप्यूटर के फीचर है वो मैं बता दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। जो उसका नेक्स्ट जनरेशन है, तृतीय तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, 1965 से 1975 में आता है। ठीक है, इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप, ठीक है, अब ट्रांजिस्टर जो यूज होता था वो उसको रिप्लेस किसने किया, आईसी चिप का प्रयोग करने लगे, जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आईसी चिप सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनी होती है। आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट्स का विकास 1958 में जे एस किल्बी एवं रॉबर्ट नोई ने किया। राइट, जे एस किल्बी एंड रॉबर्ट नोई ने, ये पूछा हुआ है। तो आईसी चीप इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जे एस किल्बी या रॉबर्ट नोई ने किया। ठीक, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ है। तो अब क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग वाला आ गया। तो भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप का, मतलब जो स्टोरेज होता है उसके लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग होने लगा। अब रैम का उपयोग प्रारंभ हुआ, यहाँ पे रैम आ गया। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हो गया। ठीक है, मल्टी प्रोग्राम बनने लगे। तो यहाँ से अब देखिए थर्ड जनरेशन का है। तो इस पीढ़ी में पास्कल एवं बेसिक नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास होने लगा। पास्कल एंड बेसिक का, ठीक है, उसके बाद इसको रियल टाइम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। ठीक, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या तो फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण IBM 360, NCR 395 और B6500। ठीक है, ये क्या थर्ड जनरेशन का फीचर है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ जनरेशन। इसका जो ड्यूरेशन था 1975 से 1990। ठीक है, तो LSI और VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, VLSI की फुल फॉर्म पूछ सकता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग
जैसे माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता वृद्धि, ये हुआ। आईसी चिप और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है, ठीक है। आईसी चिप माइक्रो प्रोसेसर 1971 में एमी हॉब के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। ये पूछा हुआ है, ठीक। 1971 में किसके द्वारा? एमी हॉब के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। अब स्टोरेज भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का उपयोग हुआ, ठीक है। एक इस एग्जाम्पल है इसका, रैम की क्षमता में वृद्धि। इससे क्या हो गया? रैम की क्षमता में वृद्धि होने लगा, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस के कारण, ठीक है। अब और क्या है इसका फीचर? इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, ठीक। पर्सनल कंप्यूटर आने लगा 1981 में। आईबीएम कंपनी द्वारा प्रथम पीसी कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया गया 1981 में आईबीएम कंपनी द्वारा। तो ये इसकी क्या है? मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। इस पीढ़ी में कंप्यूटर नेटवर्क आने लगा, ठीक। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क एलएन, लेन, वाइड एरिया नेटवर्क वेन का विकास हो चुका था, ठीक है। अब इस पीढ़ी में पहली बार जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म आ सकता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नामक सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, सॉफ्टवेयर आने लगा। फिर सी लैंग्वेज का विकास हुआ, ठीक है। सी भाषा का विकास डेनिस रिची ने 1971 में किया, ठीक है। जैसे मिनी कंप्यूटर का, अब मिनी कंप्यूटर भी आने लगा। उदाहरण में इसमें एग्जांपल में आता है आईबीएम पीसी एनटी थर्ड एंड इंटेल का क्या 4004 चीप, ठीक है। ये इसका फोर्थ जनरेशन, ठीक है, फोर्थ जनरेशन 1990 तक इस टाइप से कंप्यूटर में विकास होने लगा, ठीक है। अब अब देखते हैं अगला पीढ़ी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पंचम पंचम पीढ़ी, मतलब फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। तो 1990 से अब तक, तो अभी जो हम करेंट में हैं वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर में आता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर ज्ञान क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, जो स्वयं परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सके। उदाहरण रोबोट, ठीक है। रोबोट जैसे कि उसको जैसे ट्रेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग कर लेता है, ठीक। तो यूएलएसआई एसएलएसआई का उपयोग हुआ। आईसी चिप माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। भंडार के लिए ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग हुआ, जैसे सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क, बीआरडी ब्लू रे डिस्क, ठीक। तो ये सब स्टोरेज के लिए उपयोग होने लगा। अब ईमेल, इंटरनेट, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ, ठीक। तो ये सब आने लगे। अब इसमें कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको देखेंगे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर के विकास में, तो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसका जनक कौन होता है? एलन ट्यूरिंग, ठीक है। प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम एडा, ठीक। प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आया उसका नाम क्या था? एडा, ठीक है। इनिएक का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या पूछेगा? तो इनिएक, एक सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर सिद्धार्थ। ये विश्व का पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, सबसे पहले आईबीएम ने बनाया, अमेरिका कंपनी है, ठीक है। आईसी सर्किट सिलिकॉन सिलिकॉन ठीक है। आईसी सर्किट में सिलिकॉन मेटल एवं जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन का मेटल उसमें बनाए जाते हैं, जो कि अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है, ठीक है। अब ये इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। एक इस तरह से भारत के जो सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इसमें ये आता है, ठीक है। भारत के सुपर कंप्यूटर क्या क्या है? तो सुपर कंप्यूटर का नाम, स्थापना वर्ष और संस्था या कंपनी का नाम देखते हैं, ठीक है। परम, सबसे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम, ठीक है, ये पूछा भी है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर कौन है उसका? परम 8000, ठीक है। 1991, 1991, 1991। अब कंपनी क्या? सी डेक पुणे, डॉक्टर विजय भास्कर द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद परम पद्म, ठीक है, तो 2003 में बनाया गया, ये भी सी डेक कंपनी पुणे के द्वारा। अब वो एका सुपर कंप्यूटर 2007 में टाटा समूह के सीआरएल पुणे। अब अनुपम 860 चार कंप्यूटर दिसंबर 1991 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। अनुपम अल्का सुपर कंप्यूटर जुलाई 1997, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा। और उसके बाद पेस सुपर कंप्यूटर आया, ठीक है। इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया, हैदराबाद वाले, ठीक। परम युवा टू सुपर कंप्यूटर 2013 में आया है, सीडेक पुणे कंपनी द्वारा। विक्रम 100 2015 में आया, ठीक है, इसरो के द्वारा तो किया गया। तो बाद प्लो साल्वर, ठीक है, फ्लो साल्वर सुपर कंप्यूटर 1900
80 का है नाल, नेशनल एरोमेटिक, नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें सन का थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, प्रो साल्वर नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु। ठीक है, ये इसका सुपर कंप्यूटर है। तो अब इसके जो और इसमें इम्पोर्टेंट फीचर है जो कंप्यूटर का विकास, तो आगे क्या है देखते हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जानने का, उसको देखते हैं। जैसे महत्वपूर्ण इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का, ठीक है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे वन है, सन 1979 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, इसका विकास सीडेपुर ने किया। भारत का वर्तमान तेज कंप्यूटर, ठीक है, फास्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, परमा सिद्धि है। ठीक, वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में जो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर परमा सिद्धि है। विश्व का वर्तमान सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू है। फुगाकू। तो ये नोटबुक सबसे छोटा कंप्यूटर है, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन है पूछेगा तो नोटबुक, सीजीबी आपको हमने पूछा भी है। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को। ठीक है, लैपटॉप का निर्माण 1981 ईस्वी में एडम ऑसबर्न द्वारा किया गया। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ मेमोरी, जो मेमोरी होता है उसका यूनिट देख लेते हैं। जैसे मेमोरी की इकाइयाँ, तो इसमें याद रहता है डायरेक्ट, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बीट। ठीक, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा भी है। ठीक, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट और 1 निबल इज इक्वल टू 4 बीट। उसके बाद बाइट वाले होते हैं, तो 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB किलो बाइट। ठीक, तो 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB उस टाइप से होता है। ठीक है, मतलब 1024 उसमें मल्टीप्लाई होता है। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। ये इसमें पूछा है जीबी आप में एडीओ 2012 में। 1024 GB इक्वल टू 1 TB टेराबाइट। ठीक, तो उसके बाद इसी टाइप से 1 पीटाबाइट होता है। 1024 पीटाबाइट 1 एक्जाबाइट। ठीक, तो जीटाबाइट, एटोबाइट। ठीक, तो यहाँ पे 1024 ईटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट, और उसके बाद 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। ठीक, तो यहाँ से एक और जीबी होता है, तो उसका होता है जियोप बाइट। तो मेमोरी का जो क्रम है वो भी थोड़ा देख लेते हैं, अनुक्रम। ठीक है, जो मतलब ये गति, ये जो है ऊपर गति, इसमें जैसे मैग्नेटिक टेप का गति कम होगा, ऑप्टिकल डिस्क का ज़्यादा, मैग्नेटिक डिस्क का सबसे ज़्यादा, रोम रैम का ज़्यादा, कैश मेमोरी का ज़्यादा, रजिस्टर्स का ज़्यादा। तो ये मतलब गति ज़्यादा होगा इसमें। ठीक है, लेकिन जो स्टोरेज क्षमता है उस रजिस्टर में कम होगा, कैश मेमोरी में कम होगा, रोम या रैम में कम होगा स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद फिर ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ठीक, तो मैग्नेटिक टेप में सबसे ज़्यादा उसका क्या होगा, स्टोरेज, मतलब उसकी स्टोरेज क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट है। ठीक, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का विकास है वो खत्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो कौन सा है, मेमोरी। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर मेमोरी आता है। ठीक, तो जो तीसरा चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे।